ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के इस 7 दिवसीय विशेष शिविर के दूसरे दिन आप सबों का हृदय से स्वागत है। और हम अब अपने कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष प्रधानाचार्य महोदय की अनुमति से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। और हम अपने स्वयंसेवकों को, स्वयं सेविकाओं को यह बताना चाहते हैं, आज हमने आप सबों के लिए, आप सबों के ज्ञानवर्धन के लिए, आप सबों के मार्गदर्शन के लिए अपने विश्वविद्यालय के 2 वरिष्ठ शिक्षकों को आमंत्रित किया है, जिनमें से एक डॉक्टर बीना कुमारी मैडम को आप पहले से ही पहचान रहे होंगे। आप अपने ही कॉलेज में हिंदी विभाग की अध्यक्षा हैं और यहीं पर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। और दूसरे हमारे साथ जो अतिथि हैं, आप उन्हें देख रहे होंगे, प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार सिंह सर, जो कि हमारे विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षकों में से एक हैं। दोनों बारी बारी से आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। आप लोगों ने अखबार में इन लोगों का विषय पढ़ा होगा। सर का विषय है सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार और मैडम का विषय है राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व। आज हिंदी दिवस भी है। मैं मैडम को भी और आप सबों को अपनी तरफ से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं भी देता हूं। और चूँकि राजकुमार सर को अभी एक और कार्यक्रम में जाना है, विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में आज हिंदी दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे माननीय कुलपति महोदय भी सम्मिलित होंगे और उसमें हमारे राजकुमार सर को भी जाना है। इसलिए हम बिना समय गंवाए पहले राजकुमार सर को आमंत्रित करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप सबों को सर का एक संक्षिप्त परिचय 2 मिनट में आप लोगों को बताना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को उससे प्रेरणा मिले कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना अधिक काम कर सकता है। इधर आप लोगों ने अखबारों में भी देखा होगा, सर को अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत ही बड़ा अवार्ड भी मिला है और इस तरह के कई अवार्ड सर को मिल चुके हैं। और अगर आप इनके फेसबुक से जुड़े हुए होंगे तो आप देखते होंगे कि प्रतिदिन देश में विदेश में कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई आलेख, किसी न किसी विषय पर इनकी टिप्पणियाँ प्रत्येक दिन प्रकाशित होती है। देश के ज्वलंत समस्याओं पर, विश्व के ज्वलंत समस्याओं पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मसलों पर इनके विचार प्रत्येक दिन प्रकाशित होते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा। और सर अभी कुछ दिनों पहले तक राजनीति विज्ञान विभाग BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के विभागाध्यक्ष थे और अभी आप सामाजिक विज्ञान संकाय के संकाध्यक्ष हैं। और आप लोग जानते होंगे संकाध्यक्ष का मतलब होता है कि उस संकाय में जितने विषय होते हैं सभी विषय के हेड। आपका साइकोलॉजी भी सामाजिक विज्ञान संकाय में ही आता है। तो सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सा आता है? जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, होम साइंस हो गया। ये तमाम विषय जो है सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत आते हैं। और पूरे संकाय के आप संकाध्यक्ष हैं, जो कि विश्वविद्यालय में एकेडमिक्स का सबसे बड़ा पद होता है। BC और प्रो BC प्रशासनिक व्यवस्था के हेड होते हैं, लेकिन अकादमिक व्यवस्था के हेड डीन ही होते हैं। डीन का महत्व अकादमिक स्तर में BC और प्रो BC से भी महत्व है, ज़्यादा है। तो हमारे अकादमिक स्तर में सबसे सर्वोच्च पद पर आप सुशोभित करते हैं और प्रशासनिक स्तर पर भी अध्यक्ष छात्र कल्याण के पद को सुशोभित कर रहे हैं, जो कि हमारे विश्वविद्यालय का तीसरा सबसे बड़ा पद है। माननीय कुलपति महोदय और माननीय प्रतिकुलपति के बाद तीसरा पद जो विश्वविद्यालय में आता है वह अध्यक्ष छात्र कल्याण का आता है, DSW जिसको बोलते हैं, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर। आप उस पद पर भी सुशोभित कर रहे हैं और हमारा यह सौभाग्य है, हमारे एक छोटे से आमंत्रण पर भी आप हमारे बीच हमेशा उपस्थित होते हैं। आज तक जब कभी भी हमने आपको याद किया है, कभी भी आपने हमें निराश नहीं किया है। इसलिए मैं आप सबों से चाहूँगा कि एक बार पुनः सर के लिए स्पेशल एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत करेंगे। और सर कई शोध पत्रिकाओं के एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनके लगभग 287 आलेख प्रकाशित हो चुके हैं, शोध पत्र, और 509 आलेख जो कि एडिटोरियल टाइप का जो आप देखते होंगे अखबारों के संपादकीय पेज पर जो आलेख प्रकाशित होता है, उस तरह के लगभग 509 आलेख इनके प्रकाशित हो चुके हैं। और आपने लगभग
35 सेमिनारों में भाग लिया है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में, और आपकी लगभग 2 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न पाक सोसाइटी, और विशेष रूप से मैं बताना चाहता हूं कि एक सामाजिक न्याय पर भी इनकी किताब है, जिस पर आज आपको वो भाषण देने जा रहे हैं। भारत में सामाजिक न्याय और आरक्षण, इस विषय पर भी इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। साथ ही न्यूक्लियर पावर एंड पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया एवं इमेज एंड रियलिटी ऑफ चेंजिंग पाकिस्तान। तो आप इस तरह से देखिए, एक कश्मीर पर भी है, कश्मीर का अतीत, वर्तमान एवं भविष्य। तो देश और विदेश की जितनी भी ज्वलंत समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं पर आप लगातार लिखते रहे हैं, लगातार उस पर चिंतन करते रहे हैं, उस पर मनन करते रहे हैं, और ऐसे विद्वान वक्ता को हम अपने इस छोटे से कार्यक्रम में पाकर फूले नहीं समा पा रहे हैं, और हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शंकर भैया, स्वागत वाला चीज़ सब किधर गया? स्वागत का आइटम सब, तो इनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं अनुरोध करूँगा कि हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर राजकुमार सिंह सर का मैं रही बात आप सब 40 सर के लायक आपने हमारे आमंत्रण को कबूल किया और हमारे कॉलेज के मोहन बनाया आपने, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और शंकर भैया से अनुरोध करेंगे हमारे दूसरी वक्ता का भी अभी भी स्वागत कर देते हैं। सर भी रहेंगे अभी, कि भाषण के बाद सर तो चले जाएंगे, तो इसलिए मैं चाहूँगा हमारे आज के दूसरी वक्ता, हमारे महाविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्षा डॉक्टर अभय भट्टर, आप ही का प्रयोग करें। कर्मचारी महोदय, और आपने भी हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आप तो हमारे कॉलेज के अंग हैं, और हमारा एक भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसमें अगर हमने आपको आमंत्रित किया है और आपने समय नहीं दिया है, इसके लिए हम आपके प्रति आभारी हैं। आपका मेरे प्रति जो विशेष स्नेह है, आशीर्वाद है, उसके लिए हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। और क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं बिना समय गंवाए प्रोफेसर राजकुमार सिंह सर को आमंत्रित करता हूँ। सर आप आएँ और हम सबों का मार्गदर्शन करें। सबसे पहले महाविद्यालय के प्रधान साहब महोदय को मैं इस आयोजन के लिए और इनके नेतृत्व में समय समय पर जो आयोजन होते हैं, उसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस महाविद्यालय में कई ऐसे शिक्षक हैं जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ा हूँ, और उनके कारण महाविद्यालय परिसर में हर प्रकार की गतिविधियाँ करीब करीब सालों भर चलती रहती है। चाहे शैक्षणिक गतिविधि हो, एनएसएस का प्रोग्राम हो, एनसीसी का प्रोग्राम हो, कल्चरल प्रोग्राम हो, और यह संस्थान विश्वविद्यालय के लिए एक गौरव है। यह सौभाग्य सभी संस्थानों को नहीं प्राप्त है, लेकिन कुछ संस्थानों को प्राप्त है। उनमें टीपी कॉलेज मधेपुरा भी शामिल है, और इसका सारा श्रेय यहाँ के टीचर्स, प्रधानाचार्य और उनके कुशल नेतृत्व को जाता है। आज आप सब एनएसएस वॉलंटियर्स के रूप में 7 दिवसीय शिविर के दूसरे दिन हमसे मुखातिब हैं, और मेरा छोटा सा परिचय सुधांशु जी ने आप सबों को दे दिया है। मैं नहीं समझता कि उससे आगे मेरा कोई परिचय हो सकता है, या है भी नहीं।
और आज हम लोग 2-3 मुद्दों पर बात करेंगे। मेरा जो टॉपिक है उसमें थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा, वह प्रजातंत्र और मानवाधिकार है। बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बीएड की परीक्षा है, अभी क्वेश्चन को काटना है हमको, बोलना है, फिर आएंगे। ठीक है। तो इसलिए प्रजातंत्र में हम सब जी रहे हैं, हमारे देश में भी प्रजातंत्र है। वह हमारा वे ऑफ लाइफ हो गया है। संभवतः यह दूसरा और तीसरा जनरेशन होगा जब हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं। आज़ादी के समय जो लोग थे, उस समय से लेकर आज तक संभवतः यह तीसरा चौथा जनरेशन होगा जब हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं। एक प्रजातांत्रिक देश में पैदा हुए और उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उसके नियमों के हिसाब से, संविधान की धाराओं के हिसाब से हम अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहे हैं। यह बात दूसरी है कि जो शासन व्यवस्था अपने यहाँ अपनाई गई, अभी भी हम उसके लायक नहीं हो पाए हैं। अधिकार हमें ढेर सारे मिल गए हैं, लेकिन उसके लिए जो राजनीतिक प्रशिक्षण हमें चाहिए, जो हमें सूझबूझ चाहिए, या उसके लिए जो मुस्तैदी हमारी ओर से होना चाहिए, उसमें अभी भी बहुत सारी कमियां हम पाते हैं। हालांकि उन कमियों का खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ता है। हम जिन प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और जिन्हें अपने राजनीतिक अधिकार सौंपते हैं, यह मानते हुए कि ये 5 वर्षों के लिए हम पर शासन करेंगे, जब उनके चुनाव हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जब वहाँ हम जाति को प्रधान मानते हैं, धर्म को प्रधान मानते हैं, क्षेत्रीयता को प्रधानता देते हैं, तो वैसी स्थिति में जो हमारे असल विचार हैं, जो देश और समाज के सामने असल मुद्दे हैं, वे कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। और हमारे पास जो समझदारी होती है, हम चाहे जितने पढ़े लिखे हों, एमए पास हों, पीएचडी हों, उससे भी आगे की डिग्री है, लेकिन उनके लिए भी राजनीति में एक ही शब्द आता है, पॉलिटिकल लिटरेसी। अगर हम राजनीतिक रूप से शिक्षित नहीं हैं, अगर राजनीति के द्वारा या संविधान के द्वारा दिए गए अपने अधिकारों का उपयोग बुद्धि के अनुसार नहीं करते हैं, विवेक के अनुसार नहीं करते हैं, तो आप शैक्षणिक दृष्टि से चाहे जितने भी काबिल हो, चाहे आपके पास जितनी भी ऊंची डिग्री हो, लेकिन राजनीति की दृष्टि से आप निरक्षर हैं। इसलिए निरक्षर हैं कि उसका आपको ज्ञान ही नहीं है। इसलिए आज भी अगर हम जाति के आधार पर वोट देते हैं, धर्म के आधार पर देते हैं, भेदभाव करके देते हैं, या क्षेत्रीयता के आधार पर देते हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि हम राजनीतिक दृष्टि से अशिक्षित हैं। योग्यता है हमें, सारी योग्यताएं हैं, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं उसके विभिन्न आयाम होते हैं। हम जब देश में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, एक आर्थिक व्यवस्था में रहते हैं, एक राजनीतिक व्यवस्था में रहते हैं, तो बारी बारी से सबों को समझने की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक पक्ष को अगर समझ लेते हैं तो दूसरे का ज्ञान हमें ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था अलग है, इसके नियम अलग हैं, इसके रुझान अलग हैं,
इसको प्रभावित करने वाले तत्व भी अलग हैं। उसी तरह से राजनीति है, और राजनीति तो सबसे ऊपर की व्यवस्था है। ऊपर की व्यवस्था इसलिए कहते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वही बाकी क्षेत्रों को भी तय करते हैं। समाज के बारे में, धर्म के बारे में, अर्थनीति के बारे में, विदेश नीति के बारे में नियम वही बनाते हैं जिनके हाथ में राजनीतिक सत्ता होती है। सबों के लिए नियम बनाना, उनको लागू करना जो राजनीति के शीर्ष पर होते हैं उन्हीं का काम होता है। इसलिए समाज में सिस्टम कई तरह के काम करते हैं। सोशल सिस्टम भी है, रिलीजियस सिस्टम भी है, इकोनॉमिक सिस्टम भी है, कल्चरल सिस्टम भी है, लेकिन सबके ऊपर पॉलिटिकल सिस्टम है। इसलिए कि यह सबों पर शासन करता है, सबों के लिए नियम बनाने का काम करता है, उन नियमों को लागू करने का काम करता है। अब जहाँ तक प्रजातंत्र का सवाल है तो इसमें मुख्य रूप से हम जो देखते हैं कि हमें वोट देने का अधिकार मिलता है और अपने वोट के माध्यम से हम सरकारों को बदलते हैं। और इसमें जिस पार्टी को या पार्टियों के ग्रुप को, चाहे वह ग्रुप इलेक्शन के पहले बना हो या इलेक्शन के बाद बना हो, अगर उसके पास बहुमत होता है तो उसकी सरकार बनती है। इसलिए प्रजातंत्र एक बहुमत की सरकार है। और ऐसी स्थिति में, ऐसे इसकी बहुत पहले शुरुआत ग्रीक से हुई थी और वह ईसा पूर्व 5वीं सदी रही होगी जब इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका क्रमिक विकास हुआ है उसी समय से। शासन व्यवस्था तो थी ही, लेकिन उसके जो रूप थे, उसके जो प्रकार थे, वो अलग अलग हुआ करते थे देश और परिस्थिति के हिसाब से। लेकिन एक लंबी यात्रा तय करने के बाद आज प्रजातंत्र यहाँ तक पहुँचा है। शुरू में जब इसकी उत्पत्ति हुई या इसका जब इमर्जेंस हुआ तो उस समय से लेकर आज तक मुख्य रूप से प्रजातंत्र के दो ही रूप हमें दिखाई देते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्योंकि अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही करीब करीब हर जगह है, बड़े देश बड़ा हो या छोटा हो। अब वहाँ की आबादी इतनी अधिक हो गई, समस्याएं इतनी अधिक हो गई, हर देश में हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोग होते हैं, तो इसलिए अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव नहीं है। अब यह संभव नहीं है कि गांव के लोग या देश के लोग सब लोग इकट्ठा होकर कहीं एक जगह कोई निर्णय ले, कोई पॉलिसी बनावे, आगे के लिए कोई नीति बनावे। यह व्यवहारिक रूप से बहुत पहले यह समय समाप्त हो गया। तो इसलिए अब जो हम शासन करते हैं वह अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं। हम जिनको चुनते हैं वो भी किसी का चुनाव करते हैं, और इस तरह से एक संविधान में पूरे सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम को हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, उसकी सारी व्यवस्थाओं को जान रहे हैं। कैसे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। हम जिनको चुन कर भेजते हैं वे फिर हमारे लिए राष्ट्रपतियों का चुनाव करते हैं। तो यह जो इनडायरेक्ट व्यवस्था है, और उस इनडायरेक्ट व्यवस्था में हम कहीं ना कहीं राजनीतिक अधिकार जो हमें प्राप्त है संविधान से, वो हम उनके सामने सौंप देते हैं, उनको ट्रांसफ़र करते हैं एक निश्चित अवधि के लिए। और इसी तरह से यह क्रम दुनिया के अधिकांश देशों में जहाँ जहाँ भी डेमोक्रेसी है सब जगह इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट अब कहीं नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट का समय नहीं रहा, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब इसमें
जब हम अपने देश की बात करेंगे तो अपना देश तो 1947 में आज़ाद हुआ, तो उस समय 3 बातों को ध्यान रखना होगा विशेष रूप से। अपने यहाँ जो डेमोक्रेसी का रूप अपनाया गया वह इनडायरेक्ट फॉर्म में था, वह रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से था। आप जानते हैं जब देश में पहला आम चुनाव हुआ 1952 में, तो उसी समय से हम और आप अपने एमएलए और एमपी का चुनाव करते हैं। भले ही हमारा आपका जन्म हो सकता है उस समय नहीं हुआ हो, लेकिन हमारे पिताजी रहे होंगे, हमारे दादाजी रहे होंगे, उन्होंने भी अपने समय में एमएलए और एमपी का चुनाव किया होगा, क्योंकि वह हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। और उन्हीं के माध्यम से हम अपने देश की व्यवस्था के करीब होते हैं, उससे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो उस समय जो व्यवस्था थी उसके संबंध में हम 3 बातें कहेंगे आपसे। एक तो वह इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के रूप में हमारे सामने आया। दूसरा जो है उसकी जो आत्मा थी उस शासन व्यवस्था की, वह डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर आधारित थी। व्यवस्था इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, उसका जो स्पिरिट होगा, उसका जो सारांश होगा, उसका जो सार तत्व होगा, वह डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर आधारित होगा। और तीसरी बात, जो हमारा संविधान बना उसमें सारी बातों को समाहित किया गया। उसमें हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी हैं, उसमें सेट ऑफ रूल्स भी हैं, देश का संविधान कैसे चलेगा, कितने आर्टिकल्स होंगे, कौन कौन से प्रोविज़न होंगे, कौन कौन सी बॉडीज होंगी, उनका चुनाव कैसे होगा, उनके कौन कौन से अधिकार होंगे, कैसे उनमें संशोधन किया जाएगा समय समय पर। ये सारी बातें हमारे संविधान में लिखी हुई हैं और उसी के अनुसार समय समय पर संशोधन भी हुए हैं और उसी के अनुसार आज भी हमारे देश का शासन चलाया जाता है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सब उस दायरे में आते हैं। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है और संविधान में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, चाहे वह फंडामेंटल राइट्स के हों या दूसरे हों, सबों को प्रोटेक्ट करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को है। इसलिए संविधान की धाराओं का प्रोटेक्शन और उनका एक्सप्लेनेशन, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो कि संविधान में जो यह धारा है इसका क्या अर्थ होगा, तो अंतिम रूप से उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। तो ये व्यवस्थाएं हमारे यहाँ 1947 में तो हम आज़ाद हुए और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तब से यह व्यवस्था हमारे यहाँ स्थापित हो गई। अब यह जो व्यवस्था थी, तो जब शासन की बात आएगी और जो भी हमारे आइडियल्स थे, जो भी हमारे संवैधानिक आदर्श थे या जो भी हमारे प्रजातांत्रिक मूल्य थे, हमने यह तय किया कि हम इनको पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब प्रजातंत्र है तो शासन राजनीतिक दलों का होगा। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे इलेक्शन में, वे हारेंगे भी जीतेंगे भी। जिस पार्टी को बहुमत होगा वही पार्टी सरकार बनाएगी। चाहे वह बाद में चल के यह डेवलपमेंट हुआ कि जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, आज भी यह परंपरा है, कोलिशन गवर्नमेंट की सरकार चलती है। और कोलिशन गवर्नमेंट तो अब उसमें पार्टियों की संख्या तो दर्जनों में होती है, 15-20 पार्टियां मिल के सरकार बनाती है कहीं कहीं। तो यह जो हमारे आइडियल्स थे या जो हमारा आदर्श था,
उसे हमने राजनीतिक दलों के माध्यम से प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया शुरू में ही। उसमें कई ऐसे देश हैं जहाँ एक ही दल है, कई ऐसे देश हैं जहाँ 2 ही दल है, 3 ही दल है, लेकिन हमने उस व्यवस्था को भी बदल दिया। हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, पार्टियों की संख्या दर्जनों आज भी हैं। तो इसलिए उनके माध्यम से हम अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करने लगे। अब 1947 की बात अगर हम करेंगे और आज की बात अगर हम करेंगे तो आज तो बहुत समय बीत गया, 70, 72, 75 वर्ष हो गए आज़ादी के। तो उस समय का जो लीडरशिप था, उस समय का जो समाज था और आज का जो लीडरशिप है और आज का जो समाज है, इसमें हमें ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। उस समय का जो समाज था, लिटरेसी इतनी नहीं थी, उस समय हमारी जनसंख्या भी बहुत कम थी, लोग भी कम पढ़े लिखे थे, लोग जागरूक भी नहीं थे राजनीतिक रूप से, किसी दृष्टि से लोग जागरूक थे ही नहीं। लेकिन उस समय जो एक अच्छी बात यह थी कि उस समय के जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे वो मुख्य रूप से आज़ादी का जो आंदोलन हुआ था उससे निकले हुए लोग थे, चाहे वो सरदार पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू हो, अब्दुल कलाम आज़ाद हो, जो कोई भी हो। वे चूँकि उनका बैकग्राउंड जो था वह नेशनल मूवमेंट से आए थे, तो इसलिए उनका जो कमिटमेंट था, उनमें जो ऑनेस्टी थी, वो हमें आज कहीं नहीं दिखाई देती है, किसी भी नेता में नहीं। उनकी जो सिंपलिसिटी थी वह हमें आज कहीं नहीं दिखाई देती है। वे सब देश के प्रति अधिक समर्पित थे, अपने लिए कुछ नहीं करते थे। आप आज भी अगर आप पढ़ते होइएगा उनके बारे में, उनकी आदतों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके विचारों के बारे में, तो आपको लगता होगा कि ऐसा तो नेता आज है ही नहीं देश में। तो इसलिए उस समय जो लीडरशिप की क्वालिटी थी वह आज की तुलना में बहुत बेहतर थी। और वही लोग शुरू के अगर आप देख लीजिए 1947 से लेकर 1964-65 तक उन्हीं लोगों ने देश पर एक छत्र राज किया। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी थी अपने देश में जिसका हर जगह बोलबाला था। और भी पार्टियां थी, धीरे धीरे वो भी पार्टियां मजबूत हुई, लेकिन जिस राजनीतिक दल के नेतृत्व में हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वह 1965 तक हावी रही पूरे देश की शासन व्यवस्था पर। एक नेता बोल दिया इनको वोट देना है, सबों ने उन्हीं को वोट दे दिया। आज की बात नहीं है कि परिवार में अगर 5 लोग हैं तो उसमें 4 पार्टी को वोट जा रहा है। पत्नी का वोट एक पार्टी को, पति का एक पार्टी को, बेटे का दूसरी पार्टी को और बेटी का चौथी पार्टी को। यह समय वो नहीं था। उस समय जो पॉलिटिकल लीडरशिप था हमारे सामने, उसमें हमारी अटूट आस्था थी। अब तो विश्वास ही नहीं है ना, आज उन पर से मेरा विश्वास ही उठ गया। और यह विश्वास आज़ादी के 15-20 वर्षों तक नेताओं पर पूरे पब्लिक का होता था। ऐसा नहीं कि उस समय जाति कोई फैक्टर नहीं था, धर्म कोई फैक्टर नहीं था। हमारे आपके मन में यह विश्वास था कि हमारे देश का सर्वमान्य नेता है और जो करता है देश के भले के लिए करता है। हम उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे और जैसे जैसे वो कहता था वैसे वैसे हम करते थे। इसका एक नुकसान हमें यह हुआ
कि शुरू के 15-20 वर्षों में राजनैतिक सहभागिता का जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हो सका, और मास ऑफ द पीपुल जो है उसने वोट देकर ही उसको लगा कि अब मेरा काम खत्म हो गया। अगर एक बार वोट दे दिया तो नेताओं पर, अपने एमएलए पर, एमपी पर उनको इतना विश्वास था कि बाद में फिर वो कुछ सोच विचार उस पर नहीं करते थे। बहुत ऐसे लोग थे जो वोट गिराने जाते भी थे, नहीं भी जाते थे, लेकिन जो नहीं भी जाते थे उनको नेताओं से कोई शिकायत थी ऐसी कोई बात नहीं थी। तो इस तरह से हमारा जो मास था वह कहीं ना कहीं राष्ट्र की मुख्य धारा से धीरे धीरे कटते जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन हुए और जैसे जैसे वोट हुआ, तरह तरह के चुनाव हुए, स्थानीय निकायों के चुनाव होने लगे, तो उससे जागरूकता धीरे धीरे आती है। अब एक तरफ देखिए, नेताओं पर जो आंख मूंद कर विश्वास करने का समय था वह अब धीरे धीरे बदलने लगा। समाज के लोगों में जैसे जैसे जागरूकता आई, अपना देश तो ऐसा है जिसमें हर तरह के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, संस्कृति के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं, पंथ के लोग हैं। तो जैसे जैसे उनमें जागरूकता आई तो नेताओं के प्रति उनका अविश्वास भी बढ़ने लगा, और उनका जो अविश्वास बढ़ा तो उसके साथ ही जो नेता थे उनमें भी गिरावट आने लगी। उम्र भी हो गई थी, समाज भी बदल रहा था, और कहीं भी आप जाएंगे तो जब आप किसी नई परिस्थिति में जाएंगे, वो जो नेता थे अभी तक देश को आज़ाद करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब जब उनके हाथ में सत्ता आ गई तो तो फिर बहुत सारी ऐसी कमियां भी उनमें आ गई, बहुत सारी वैसी मजबूरियां भी उनको आ गई कि नहीं चाहते हुए भी उनको बहुत कुछ करना पड़ता था। अब मान लिया जाए कि अपना कोई बहुत निकट का आदमी है और वह किसी भ्रष्टाचार में शामिल हो गया या उसने कोई घोटाला कर दिया, अगर उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो उसका तो मैसेज तो पब्लिक में खराब गया। पब्लिक यह जानती है कि इसने घोटाला किया है, बात मीडिया में आ गई, अखबारों में आ गई, लेकिन जो उस पर एक्शन लेने वाले लोग हैं, क्योंकि उनके वह निकट हैं, इसलिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इस तरह से आप देखिए कि नेताओं का जो कैरेक्टर था, उनकी जो क्वालिटी थी, उनके प्रति जो आम लोगों की धारणा थी, वह भी धीरे धीरे बदलने लगी। और जब बदलने लगी तो वैसी स्थिति में जो चुनाव होने लगे तो इसकी झलक चुनाव में दिखने लगी धीरे धीरे। चुनाव में इसलिए दिखने लगी कि अपने यहाँ कोई सिंगल पार्टी सिस्टम नहीं था, कोई भी राजनीतिक दल जो रजिस्टर्ड है वह इलेक्शन में खड़ा हो सकता था। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस की जगह लोगों ने दूसरी पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। कहीं कहीं दूसरी पार्टी राज्यों में सत्ता में भी आ गई। कांग्रेस के विकल्प के रूप में केंद्र में तो 1977 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन उससे बहुत पहले राज्यों में भी गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन शुरू हो गया। तो इसलिए यह कहा जाता है कि 1947 से लेकर 1965 तक का जो समय है वह हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का फर्स्ट फेज है, और उस फर्स्ट फेज के समाप्त होते होते राजनीति में
और समाज में एक स्पष्ट बदलाव देखने को मिलने लगा। 65 के बाद आप देखेंगे 67 में भी कई जगह गैर कांग्रेसी सरकार बनी। अपने यहाँ भी महामाया प्रसाद के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ऐसे कई राज्य हुए, साउथ इंडिया में भी हुए, जहाँ गैर कांग्रेसी सरकार बन गई। कहीं कहीं कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई। तो इससे यह अर्थ निकला कि हमारी जो राजनीति है, हमारा जो समाज है, वह धीरे धीरे बदल रहा है। और समाज जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे राजनीति बदलेगी। इसलिए कि राजनीति जो पैदा होती है वह समाज से होती है। राजनीति के मूल में भी समाज है। जब हमारे आपके विचार बदलेंगे, जब हमारी आपकी सोच बदलेगी, तो वैसी स्थिति में धीरे धीरे, देर से ही सही, लेकिन राजनीति में भी हमें बदलाव देखने को मिलेगा। इसलिए आप देखेंगे कि 1965 के बाद राजनीति भी बदली और हमारा समाज भी बदला। फिर दूसरा फेज आता है 1965 से 1985 के बीच का। यह बीच का काल है और इसमें ढेर सारी ऐसी पॉलिसी बनी। अब इसमें पॉलिटिकल सिस्टम तो वही था, राजनीतिक व्यवस्था वही थी, संविधान भी वही था, लेकिन क्योंकि लोगों का मिजाज बदल गया, समाज का नेचर बदल गया, स्वरूप बदल गया, उसकी झलक हमें राजनीति में भी देखने को मिलने लगी। तो वैसी स्थिति में जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम थे उन पर एक दबाव पड़ने लगा। क्योंकि 47 की तुलना में 65 आते आते हमारी जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ गई। जब जनसंख्या बढ़ गई तो उसकी समस्याएं भी बढ़ गई। जनसंख्या में गरीबों का अनुपात अधिक हो गया, मजदूरों का अनुपात अधिक हो गया, बेरोजगारों का अनुपात अधिक हो गया। उसके कारण सोशल टेंशन हो गया। तो यह जो समस्याएं हुई, तो इसका समाधान, हालांकि उस समय की राजनीति ने प्रयास किया कि उसका समाधान हम करें, लेकिन कुछ भी करने के लिए उसी संविधान के दायरे में उसको काम करना होगा। जो संविधान देश में लागू हुआ 1950 में, उससे अलग तो कुछ नहीं हो सकता था। तो इसलिए जो आर्थिक प्रेशर हुआ राजनीतिक व्यवस्था पर, उतने संसाधन अपने पास नहीं थे, उतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, एग्रीकल्चर हमारा बहुत ग्रो नहीं कर रहा था। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम आर्थिक दबाव में आ गए। और आर्थिक दबाव में आने के कारण आपने देखा होगा उसी समय एक नारा चला था इंदिरा गांधी के समय में, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। उसी समय बैंक का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। तो ऐसे कई ऐसे कदम उठाए गए जनता को संतुष्ट करने के लिए, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वह काफ़ी नहीं हुआ। अब आप देखिए कि 1970 जाते जाते स्थिति और ख़राब हो गई। 75 में देश में इमरजेंसी लानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक तनाव या सामाजिक जागरूकता, इसमें एक तरह के टकराव की स्थिति आ गई। पब्लिक का जो डिमांड था उसको राजनीतिक व्यवस्था पूरा नहीं कर पा रही थी। अगर पूरा करना चाहती भी थी तो उसके पास उतने संसाधन नहीं थे। आखिर कोई भी डिमांड जो पूरा होगा तो उसके लिए संसाधन चाहिए ना, उसके लिए मीन्स चाहिए। तो उसके लिए जो संसाधन चाहिए थे वो हमारे राजनीतिक व्यवस्था के पास नहीं था। तो ऐसी स्थिति में यह जो विरोध हुआ, या जब लोगों का असंतोष बहुत बढ़ गया, तो उसी क्रम में जो यह बीच का फेज है 1965 से लेकर 1985 तक करीब करीब, इसमें काफ़ी उथल पुथल हमें देखने को मिला। सरकारें भी कई बार बदली, केंद्र में भी सरकारें बदली,
कांग्रेस में 69 में एक डिवीज़न भी हुआ। इंदिरा गांधी की कांग्रेस से अलग हो गई, मोरारजी देसाई की कांग्रेस से अलग हो गई। ये सारे डेवलपमेंट हुए, यहाँ तक कि संविधान में अलग से सोशलिज्म शब्द को जोड़ा गया, क्योंकि ये माना यह जाता था उस समय तक कि जो भी समाजवादी व्यवस्था है या जो भी समाजवादी स्कीम है, उसके अंतर्गत लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हम आसानी से कर सकते हैं। वहाँ लोगों के बीच आर्थिक गैप कम का होता है। वही पूंजीवादी व्यवस्था में क्योंकि कोई नियंत्रण नहीं होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर, इसलिए वहाँ दो लोगों के बीच आर्थिक गैप बहुत होता है। लेकिन जहाँ समाजवाद है वहाँ दो लोगों के बीच आर्थिक गैप कम होता है। तो इसलिए जो भी सोशलिस्टिक बजट था उसको प्राथमिकता दी गई और उस आधार पर भी कई तरह के स्कीम्स चलाए गए। आपको याद होगा अंत्योदय एक योजना चली थी, जनता पार्टी के समय में संभव था, और उस समय जो समाज का सबसे अंतिम पुरुष था, जो सबसे गरीब था, उसके कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं लागू की गई थी। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा देश है, विशाल देश है, कि कोई भी योजना सरजमीन पर आते आते या धरातल पर आते आते उसका प्रभाव बहुत कम दिखता है। अब आज तो जब इलेक्ट्रॉनिक का समय है तो एक क्लिक करने पर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आपके अकाउंट में चले जाते हैं। उस समय वैसा नहीं था, वो हर स्तर पर उसमें घूस होता था, उसमें मैनेजमेंट होता था, और ऊपर से जो पैसा, इसलिए राजीव गांधी ने एक बार कहा भी था कि केंद्र से जो 1 रुपया चलता है किसी के लिए तो वह आते आते 15 नया पैसा बच जाता है जहाँ जिसके लिए भेजा जाता है। अब सोच लीजिए कि जिस देश में 85 पैसा खा जाएगा और जो लाभकारी ग्रुप होगा उसको 15 पैसा मिलेगा, तो वैसी स्थिति में विकास कैसे हो सकता है। और विकास भी जब मास ऑफ द पीपुल का होगा, अधिसंख्यक का होगा, मेजॉरिटी का होगा, तो जब उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जाएगा, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, उसके लिए स्कूल नहीं होंगे, उसके लिए कॉलेज नहीं होंगे, उसकी दवाओं के लिए अस्पताल नहीं होंगे, उसे शहर जाने तक सड़कें नहीं होंगी, तो असंतोष तो स्वाभाविक है। तो इसलिए 1965 से लेकर 1985 तक का जो समय था यह कठिन समय था। लेकिन 85-86 के बाद समय नहीं बदला, लेकिन व्यवस्था में धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड लेवल पर यह परिवर्तन हमें दिखा। तब भूमंडलीकरण का समय आ गया, और भूमंडलीकरण के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो वैसे वैसे आप कहिए कि पूरी दुनिया एक मुट्ठी में सिमट गई। आज आपके पास अगर मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, इंटरनेट है, तब आपको कुछ भी जानना हो किसी भी देश के बारे में, उसकी किसी भी व्यवस्था के बारे में, आप आराम से सर्च कर लीजिए और आप उसको देखिए। जब हम उस व्यवस्था को देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उसको आंख मूंद कर देखते हैं। जब हम उस व्यवस्था को देखते हैं तो हम उसकी और अपनी तुलना भी करते हैं। किसी भी देश के बारे में अगर आप जानिए तो वहाँ तुरंत हमको अपने देश की याद आ जाती है। कोई देश अगर अपने नागरिक को बहुत सारे अगर दे रहा है सुविधाएं, तो वैसी स्थिति में हमें तुरंत याद आ जाता है कि हमको राज्य से क्या मिल रहा है। बिल्कुल स्वाभाविक है। तो इसलिए जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आ गया, लिबरलाइजेशन आ गया, प्राइवेटाइजेशन आ गया, तो एक विश्व स्तर पर एक नया आर्थिक ग्रुप का उदय हुआ। और यह आर्थिक ग्रुप का जैसे जैसे उदय हुआ
तो राजनीति का जो महत्व था, डेमोक्रेसी का जो महत्व था, वह धीरे धीरे घटने लगा। बनावट वही रही, संविधान वही रहा, व्यवस्था भी वही रही, लेकिन जहाँ पहले जनमत उसको प्रभावित करता था, अब आर्थिक जो व्यवस्था है वह धीरे धीरे उस पर हावी होने लगी। सरकारें जितनी थी उनके पास अपने रिसोर्सेज बहुत नहीं थे। अब जब रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? देश में जो पूंजीपति हैं या जो विदेशों में वैसे पूंजीपति हैं जो विदेशों में अपना इन्वेस्ट करते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, उनके पीछे पीछे जाएंगे पॉलिटिकल लीडर्स। आज क्यों आप आरोप लगाते हैं मोदी जी पर कि इनके कुछ वैसे दोस्त हैं जो बहुत आगे बढ़ गए, और ये सिर्फ उन्हीं की सोचते हैं, आम लोगों की नहीं सोचते हैं। इसका एक कारण यही है कि आज ढेर सारी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं, ढेर सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े कल कारखाने हैं जो इन्हीं पूंजीपतियों के द्वारा लगाए जाते हैं, और इन्हीं पूंजीपतियों के द्वारा जो फैक्ट्री लगाई जाती है तो उसमें हमारा आपका सर्विस भी उसी में होता है। अब सर्विस प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट वाले में अपॉर्चुनिटी कम है, बहुत कम निकलती है, प्राइवेट में नौकरी अधिक होती है, और प्राइवेट की जितनी नौकरी है उनको देने का काम कौन करती है? पूंजीपति करते हैं। ये पूंजीपति अपने देश के भी हो सकते हैं, विदेशी भी हो सकते हैं। अब तो ढेर सारे ऐसे देश हैं जहां उनकी अपनी जितनी कंपनियां हैं उससे अधिक कंपनियां विदेशों की है जो कहीं ना कहीं काम करती है, जिन्हें हम एक टर्म में मल्टीनेशनल्स कहते हैं। तो इसलिए आज जो विकास है, आज जो आर्थिक चमक दमक है, वह कहीं ना कहीं आर्थिक प्रभाव का असर है, और उस आर्थिक प्रभाव को हम नकार नहीं सकते। उस आर्थिक प्रभाव को शासक चाहे कोई हो जाए, शासक चाहे कोई हो जाए, आज कांग्रेस की सरकार हो जाए, किसी पार्टी की सरकार हो जाए, मिली जुली सरकार हो जाए, लेकिन यह समय का तकाजा है, इसको हमको आपको समझना पड़ेगा। सरकार कोई भी आएगी, जो प्रभावशाली लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, चाहे इस देश के हों या बाहरी हों, हमें उन पर निर्भर रहना पड़ेगा। वे हमसे नाराज़ हो जाएंगे, अपनी फैक्ट्री अपने यहाँ से उठा लेंगे, दूसरे देशों में अपनी फैक्ट्री बैठा देंगे। जहाँ फैक्ट्री लगाएंगे वहाँ के देश के नागरिकों को वहाँ नौकरी मिलेगी। तो इसलिए यह जो एक ग्लोबल कंपटीशन है इन्वेस्टर्स का, चाहे वो इन्वेस्टर अपने देश के हों या विदेशी हों, तो इन्हीं का वर्चस्व रहा पूरे ग्लोबलाइजेशन में, आज भी है। तो इसलिए यह जो आरोप है इसमें बहुत दम इसलिए नहीं है, हो सकता है कि हम किसी पक्षपात के कारण किसी की आलोचना करते होंगे, लेकिन जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था है, जो विश्व की आर्थिक व्यवस्था है, और उसका जो डिमांड है, उससे हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। आज हम राष्ट्र की मुख्य धारा में भी हैं और विश्व की मुख्य धारा में भी हैं। अब जो समय है उसमें हम दोनों को देख रहे हैं, अपने देश को भी देख रहे हैं और दूसरे देशों की व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं। उसमें कोई आगे है, कोई पीछे है, किसी का विकास तेज़ी से होता है, किसी का विकास धीमी गति से होता है, लेकिन उस सब के पीछे जो आर्थिक तत्व है या जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वही सुप्रीम है। और जैसे जैसे आर्थिक तत्वों का वर्चस्व बढ़ेगा, राजनीति में दखल उनका होगा,
वैसे वैसे राजनीति का, प्रजातांत्रिक मूल्यों का ह्रास स्वाभाविक है। अब इसमें एक बात और है कि आज जो हमारी राजनीति है, आज जो हमारा डेमोक्रेसी है, आज जो हमारा प्रजातंत्र है, उससे हमने पाया भी बहुत है, उससे हमने पाया भी बहुत है, भले उससे हमने सीखा कम है। और आज भी हम इस बात के प्रति लापरवाह होते हैं कि राजनीति को मेरी ज़रूरत है, मुझे भी राजनीति की ज़रूरत है, लेकिन हम उसकी ज़रूरतों को नहीं समझ पा रहे हैं। हमें वोट का अधिकार दिया गया और आज भी हमारे देश में वोटर एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है। आप देखते होइएगा, जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होता है, कितने तरह के अभियान चलाए जाते हैं वोटरों को जागरूक करने के लिए। महीना 2 महीना पहले से दूरदर्शन और अखबारों में एडवर्टीजमेंट दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, किसको वोट दें, कैसे वोट दें, वोट देने ज़रूर जाएं, अपने मताधिकार का सही उपयोग करें, विवेक से उपयोग करें। हमारे देश में यह स्थिति आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी है। यानी कि हमें जो वोट का अधिकार मिला संविधान में, उसका हम सही उपयोग आज भी नहीं कर पाते हैं। और आज जो भी हम नहीं कर पाते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें वोट के अधिकार के लिए कभी कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। आप जब देखेंगे, इसी वोट के अधिकार के लिए पश्चिमी देशों में वर्षों तक आंदोलन चला, तब वहाँ सबों को वोट का अधिकार मिला। 1893 में न्यूजीलैंड में सबसे पहले यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का अधिकार मिला, जो अपने यहाँ 1947 में मिल गया। एक बार में, बिना कोई आंदोलन के, बिना कोई क्रांति के, बिना कोई विद्रोह के, संविधान में जिस अधिकार को दे दिया गया, उसी अधिकार के लिए लोगों ने दशकों तक लड़ाइयाँ लड़ी पश्चिमी देशों में। पहले जो पूंजीपति थे उन्हें अधिकार दिया गया, फिर महिलाओं को अधिकार दिया गया, और इस तरह से बारी बारी से अधिकार दिया गया, जबकि अपने यहाँ उसके लिए कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा, कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ कि आप हमको वोट का अधिकार दीजिए। एक बार संविधान बना और आपको वो अधिकार दे दिया गया, सबको, बिना कोई भेदभाव के, चाहे आपका जो भी स्टेटस रहा हो, सोशल स्टेटस रहा हो, इकोनॉमिक स्टेटस रहा हो, सबको दरकिनार करते हुए आपको मताधिकार का अधिकार दे दिया गया। लेकिन आज़ादी के 70 वर्षों के बाद, 72-75 वर्षों के बाद भी हम उसको नहीं समझ पाए, जो यह मुझे क्यों दिया गया और इसका सही उपयोग क्या हो सकता है। तो इसलिए यह जो स्थिति है, आज भी हम वोट का अधिकार हमें है, हम मतदान भी करते हैं, लेकिन हम सब अगर अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछें, कई लोग तो जाते ही नहीं हैं, नहीं जाते हैं। हो सकता है उस श्रेणी में हम भी हो, किसी कारण से नहीं जाते हैं, सीरियसली नहीं जाते हैं। लेकिन अगर जाते भी हैं तो हम उसका जो उपयोग करते हैं, उसका आधार क्या होता है। मेरे ख्याल से अधिकांश ऐसे वोटर होते हैं जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, या उम्मीदवार उनको कुछ खिला पिला दिया हो, पैसा दे दिया हो, बहुत तरह का प्रलोभन अब दिया जाता है, उसके वशीभूत होकर हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, जो कहीं से उचित नहीं है। उचित ही नहीं हुआ तो गलत है, गैर कानूनी है। और इसीलिए आज भी आपको शिक्षा दी जाती है मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आपसे आग्रह किया जाता है
कि आप निष्पक्ष होकर मतदान करें। निश्चित रूप से होता है, और ऐसा इसलिए होता है कि हम आप उसको आज तक सीरियसली लिए ही नहीं हैं। जैसे करते आए हैं वैसे करते रहते हैं। हालांकि उसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ता है, लेकिन फिर भी आज जो वोटर हैं उनको एजुकेट करने की आवश्यकता है, और इस दिशा में काम हो रहा है, होना भी चाहिए। लेकिन यह हम पर और आप पर है, यह किसी आंदोलन का काम नहीं है। यह जब तक हम अपने आप पर नहीं सोचेंगे, अपने बारे में विचार नहीं करेंगे, तो फिर यह सुधार नहीं होगा। इसलिए इस पर सोचने की ज़रूरत है, इस पर मनन करने की ज़रूरत है, और इसको अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। अब इसमें एक शब्द और आ जाता है, ह्यूमन राइट्स। दोनों दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब जैसे ही बात डेमोक्रेसी की आती है, तो डेमोक्रेसी के साथ ही हमारे दिमाग में बहुमत शब्द आता है, इसलिए कि डेमोक्रेसी का आधार बहुमत है। बहुमत जिससे प्राप्त होगा उसी की सरकार बनेगी। कोई भी काम होगा बहुमत से होगा। असेंबली और पार्लियामेंट में कोई भी कानून बनेगा तो अधिकांश कानून बहुमत से पास हो जाते हैं। अब एक तरफ इसमें डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है और दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है। अब ह्यूमन राइट्स में बहुमत का कोई स्थान नहीं है। ह्यूमन राइट्स तो ह्यूमन राइट्स है। जैसे ही हम मानव के रूप में पैदा लिए, तो पैदा लेते ही हमें वह अधिकार ऑटोमेटिक मिल गया। हम किसी जाति में पैदा हों, किसी धर्म में पैदा हों, दुनिया के किसी हिस्से में पैदा हो, वो हमें किसी देश का नागरिक होने के कारण प्राप्त नहीं होता है, वो हमें मानव होने के कारण प्राप्त होता है। हम मानव हैं तो हमें वो अधिकार है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें, धनी देश में भी पैदा हो सकते हैं, गरीब देश में भी पैदा हो सकते हैं, विकासशील देश में भी पैदा हो सकते हैं, नदी किनारे भी हो सकते हैं, जंगल में भी हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं। जहाँ कहीं भी हम पैदा लिए मानव के रूप में, तो हमें मानवाधिकार पैदा होते ही मिल गया। अब यहाँ एक विरोधाभास हमें देखने को मिलता है नहीं, लेकिन देखने को मिलता है कि प्रजातंत्र बहुमत पर जोर देती है। उसका सारा झुकाव, उसका सारा प्रयास बहुमत प्राप्त करने के लिए होता है, चाहे वह सदन में हो या फिर असेंबली में हो। और वैसी स्थिति में अब खतरा दो चीज़ों को हो जाता है प्रजातंत्र से। जो हमारे इंडिविजुअल राइट्स हैं, जो संविधान में दिए गए हैं, और वैसे अधिकार जो माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं। अब यहाँ तीन शब्द आप ध्यान में रखिएगा। एक इंडिविजुअल का अधिकार हुआ, एक माइनॉरिटीज़ का अधिकार हुआ, और एक मेजॉरिटी का हुआ। तो डेमोक्रेसी को मतलब मेजॉरिटी से है, लेकिन ह्यूमन राइट्स को मतलब सभी से है। सभी से का मतलब यह हो गया कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों में कटौती होती है तो वह भी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। अगर किसी माइनॉरिटी के अधिकारों में कटौती होती है तो वह भी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। इसलिए ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी हमें शुरू में देखने में दोनों अलग अलग दिखता है, दोनों विरोधाभासी है। एक बहुमत का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा तीनों का प्रतिनिधित्व करता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट का भी, ग्रुप इंटरेस्ट का भी, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट का भी, और बहुमत के इंटरेस्ट का भी। और वैसी स्थिति में अगर बहुमत के द्वारा या
प्रजातांत्रिक सत्ता के द्वारा किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, उसके इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम होता है या माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के खिलाफ काम होता है, तो वैसी सरकारों को हम अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। इसलिए जो भी प्रजातांत्रिक सरकारें हैं, उनका जैसे जैसे विस्तार होगा, तो मान लिया जाए कि किसी देश में किसी को बहुमत मिला, तो बहुमत मिला तो उसकी सरकार बन गई, लेकिन उसकी सरकार जो बनी तो वह तो देश की सरकार है ना। सरकार जो भी बनती है वह पूरे देश पर शासन करती है, वह सिर्फ बहुमत पर शासन नहीं करती है। तो वैसी स्थिति में जैसे जैसे प्रजातंत्र मैच्योर होगा, जैसे जैसे प्रजातंत्र परिपक्व होगा, उसको समझदारी आएगी और प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होगा। क्योंकि प्रजातंत्र में यह भी सिखाया जाता है कि इसमें समानता होनी चाहिए, और समानता किस में? समानता सब में होनी चाहिए ना। बहुमत जिसने आपको वोट दिया है, या मेजॉरिटी या माइनॉरिटी जो आपको नहीं दिया है, जो व्यक्ति आपको नहीं दिया है, देश की सीमा में जितने लोग बसे हैं और जितने लोग देश के नागरिक हैं, वह सरकार तो सबों की सरकार है, वह करेगी तो सबों के लिए करेगी और उसको करना भी चाहिए सबों के लिए। तो यह भाव जिस दिन प्रजातांत्रिक शासन में आ जाएगा कि नहीं, देश के जितने नागरिक हैं, जो भी हमारे देश का भूभाग है, जो भी इसका एरिया है, उसमें जितने लोग हैं, जितने बसे हुए लोग हैं या फिर जितने लोग रह रहे हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं वो सरकार की समस्याएं हैं। चाहे वह समस्या व्यक्ति की हो, चाहे वह समस्या माइनॉरिटी ग्रुप का हो, या वह समस्या मेजॉरिटी ग्रुप का हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? हम सबों के लिए काम करेंगे। तो कोई भी सरकार जो बहुमत से चुन कर आएगी, बहुमत से बनेगी, लेकिन जिस दिन वह सबों के लिए काम करना शुरू कर देगी, चाहे वह माइनॉरिटी ग्रुप का हो, चाहे वह इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो, चाहे वह मेजॉरिटी का हो, तो उस दिन आप देखेंगे कि यह जो फर्क हमें शुरू में दिखता है कि डेमोक्रेसी का मतलब मेजॉरिटी, ह्यूमन राइट्स का मतलब कि मेजॉरिटी भी, इंडिविजुअल भी और माइनॉरिटी भी। तो यहाँ हमें यह देखना होगा कि जो ह्यूमन राइट्स है वह इस बात की गारंटी देता है कि जो इंडिविजुअल है या जो माइनॉरिटी है उसका अहित नहीं होगा। हालांकि वह मेजॉरिटी में नहीं है, उसका शासन देश में नहीं है, लेकिन ह्यूमन राइट्स हमें यह गारंटी देता है कि शासन में नहीं रहने के बावजूद भी आपका कुछ भी अहित हम नहीं होने देंगे। तो जिस दिन यह भावना प्रजातांत्रिक सरकारों में आ जाएगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिस दिन इस स्पिरिट के साथ काम करने लगेगी कि हमारे वही नहीं है जिन्होंने हमें वोट दिया है, या हम बहुमत के लिए नहीं बने हैं, हम सबों के लिए हैं, सबों के लिए काम करेंगे, तो इससे दोनों के बीच जो मतभेद है या दोनों के बीच जो विरोधाभास हमें देखने को मिलता है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा। और वैसी सरकारें, अब तो हर देश में ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वर्ल्ड लेवल पर ह्यूमन राइट्स की बॉडीज हैं, स्टेट लेवल पर ह्यूमन राइट्स बॉडीज हैं, और जहाँ कहीं भी मानवाधिकारों का हनन होता है तो आप तुरंत मानवाधिकार आयोग को लिखते हैं। यह पूरे कंट्री लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पर भी है, और वह बिल्कुल सक्रिय एजेंसी है। आपके जो
व्यक्तिगत अधिकार हैं उसका हनन नहीं हो, इसके लिए आप तुरंत ह्यूमन राइट्स को लिखते हैं, वहाँ से जांच होती है, फिर जो उसके लिए दोषी होते हैं उनको पनिशमेंट दिया जाता है। तो यह जो व्यवस्था है, यह जब प्रजातंत्र डेवलप्ड हो रहा होगा उसमें यह फेज आ सकता है। और दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं इस आधार पर कि वहाँ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत होता है। अपने यहाँ भी जम्मू कश्मीर में बार बार यह सवाल उठता है विदेशी मीडिया में भी कि वहाँ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ऐसे कई ऐसे देश हैं, कई ऐसे देशों के कई ऐसे प्रांत हैं जहाँ का सिचुएशन कुछ वैसा हो जाता है कि वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाता है। बड़े पैमाने पर नहीं होता है, छोटे पैमाने पर ही सही। व्यक्तिगत जो अधिकार हैं उन पर पाबंदी लगा दी जाती है, लोगों के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उनको कम कर दिए जाते हैं। लेकिन यह एक टेम्पररी फेज होता है और हमें यह मान कर चलना चाहिए निष्कर्ष के रूप में कि प्रजातंत्र में और मानवाधिकार में ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। कोई भी प्रजातांत्रिक सरकार अच्छी तभी कहलाएगी, कारगर तभी कहलाएगी जब वह मानवाधिकारों का सम्मान करेगी। और मानवाधिकारों का सम्मान करने का अर्थ यह है कि उसमें सिर्फ कुछ लोगों के हित को नहीं देखना है, उसमें सबों के हित को देखना है। जो भी देश की सीमा में रह रहे हैं, जो भी आपके नागरिक हैं, सबका अधिकार आप पर समान रूप से है। यह बात जिस दिन राजनीतिक विश्लेषक समझ जाएंगे या सत्ता में बैठे लोग समझ जाएंगे, उस दिन हमें लगेगा कि मानवाधिकार में और प्रजातंत्र में कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहीं कोई एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इसी निष्कर्ष के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और इसमें प्रजातंत्र को भी ध्यान में रखना है, मानवाधिकार को भी रखना है। प्रजातंत्र में जीना है, मानवाधिकारों की रक्षा करनी है, उनको आगे बढ़ाना है और देश को सुरक्षित रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछें। अरे देखिए भाई, हम आभारी हैं राजकुमार सर के। आप लोगों ने देखा कि कितना सुचिंतित और विचार उत्तेजक व्याख्यान आपका हमारे बीच हुआ, जबकि हमने आपको महज 1-2 दिन पहले ही इस विषय की सूचना दी थी और विषय भी मैंने अपने तरफ से ही निर्धारित कर दिया था, सर के मानवाधिकारों का हनन करते हुए। मानवाधिकार यह कहता है कि किसी वक्ता से को आपको विषय देना है तो उस वक्ता से पहले पूछ लीजिए, उस वक्ता से ले लीजिए एक राय। लेकिन हमने सर के मानवाधिकारों का हनन करते हुए विषय भी खुद तय कर दिया और एक व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया 1-2 दिन पहले। इसके बावजूद आपने जो व्याख्यान दिया है वह व्याख्यान ऐसा लग रहा है कि उसे कई दिनों तक लाइब्रेरी में बैठ करके तैयार किया गया। यह आपके गहन अध्ययन को दर्शाता है और आपका जो लगभग 40 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव है उसे भी यह प्रदर्शित करता है। हम आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं को, मानवाधिकार के विभिन्न पहलुओं को आपने इतने अच्छे तरीके से हम लोगों के बीच रखा, इससे निश्चित रूप से हमारा ज्ञानवर्धन हुआ है और हमारे विद्यार्थियों का भी ज्ञानवर्धन हुआ है। और जब आप विभिन्न पार्टियों की बात कर रहे थे, भारतीय लोकतंत्र की विशेषताओं और कमियों की बात कर रहे थे, तो मुझे एक किसी कवि की एक कविता याद आ रही थी जो उन्होंने भारतीय लोकतंत्र में जो दल बदल की प्रवृत्ति है उस पर उन्होंने लिखा है कि वो मगही भाषा में शायद है, वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स को एक आदमी ने अपना धंधा बना लिया है। वो कहते हैं कि हमें
पॉलिटिक्स बेचली बजरिया में, नहीं छे मजा ऐसन कोनो नौकरिया में। भोरे भाजपा में रहली आ साँझ कांग्रेस में गेली आ जनता दल से हो एली दोपहरिया में, नहीं छे मजा ऐसन कोनो नौकरिया में। निश्चित रूप से भारतीय राजनीति की बहुत सारी विडम्बनाएं हैं। उन तमाम चीज़ों पर प्रकाश डाला और साथ ही साथ हमारी जो खूबियाँ हैं हमारे भारत की, उस पर भी आपने प्रकाश डाला कि किस तरह से हम लोगों को बिना किसी प्रयास के, जैसे ही हमें आज़ादी मिली, भारत के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया। जबकि बड़े बड़े देश जो अपने आप को लोकतंत्र का दम्भ भरते हैं, वहाँ खास करके महिलाओं को वोट का अधिकार लेने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। वहाँ के अश्वेतों को वोट का अधिकार लेने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। और आप देख रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र में अभी 75 वर्षों की आज़ादी में हम लोग 2 महिला राष्ट्रपति हम लोग का हो चुका है। लेकिन अमेरिका का अभी कई 100 साल हो चुका है, इसके बावजूद वहाँ आज तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं हुई है। तो बहुत सारी खूबियाँ हैं। और ऐसे भी भारत तो लोकतंत्र की जननी है। यह आधुनिक लोकतंत्र संसदीय प्रजातंत्र बने ब्रिटेन और अमेरिका से शुरू हुआ हो, लेकिन भारत तो शुरू से ही लोकतंत्र की जननी रही है। हमारे गणराज्य लोकतंत्र व्यवस्था के पोषक रहे हैं, इसलिए और हमारी परंपरा में हमने लोकतंत्र को जीना सीखा है। लोकतंत्र को हमने एक जीवन पद्धति के रूप में अपनाया है। भले ही कालांतर में उसमें कुछ कमियां आ गई, कुछ विकृतियां आ गई, इसलिए हम आपके प्रति आभारी हैं सर कि आपने हमारे लिए समय निकाला। और आज हिंदी दिवस है, भाषा है, लेकिन आज भी आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी उन्हें हिंदी को हम लोग वो हक और अधिकार नहीं दे पाए हैं कि वो अधिकार भी रही है। हमारे तमाम महापुरुष जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया, सबों का एक सपना था कि देश की कोई एक भाषा हो जो राष्ट्रभाषा हो, जिसके माध्यम से देश के प्रत्येक व्यक्ति आपस में संपर्क कर सके। लेकिन आज तक हम वो स्थान हिंदी को नहीं दे पाए हैं। तो इसलिए हम आज हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने महाविद्यालय में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्षा, जो कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे विश्वविद्यालय की माननीय मैडम कुलपति भी हैं। वैसे यह कहने पर थोड़ा गुस्साती हैं, लेकिन परिचय है, वो सच्चाई है और ये हमारे लिए गर्व की भी बात है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी जोरदार तालियों के साथ मैडम का स्वागत करेंगे और मैं उनसे सादर अनुरोध करता हूँ आप आएँ और अपनी बात रखें। डॉक्टर बीना कुमारी आते हैं। मेरा जो विषय है भाषा का महत्व, हिंदी भाषा का महत्व। तो भाषा, पहले सबसे बड़ी चीज़ है कि भाषा क्या है? बोलने चालने की भाषा, जिसे हम लोग बोलते हैं, बहुत तरह से बोलते हैं। कहा गया है 4 कोस पे पानी बदले 8 कोस पे वाणी। तो भाषा तो बदलती ही रहती है और हमारे पूरे देश में सब तरह की भाषाएं बोली जाती है। जो अपने क्षेत्र के हैं, क्षेत्र की भाषा बोलते हैं और अपने अपने जगह की भाषाओं को बोलते हैं। तो बिना भाषा के कुछ भी, हर एक जीव में भाषा है। जीव जंतु जितने भी हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, सभी अपनी भाषा बोलते हैं। उनकी भाषा को तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। वो जो भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, सब अपनी अपनी भाषा को अपने में समझते हैं और हम लोग क्षेत्र की भाषा जो जानते हैं उसको समझते हैं। लेकिन हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो क्षेत्र से लेकर के हमारे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा, राष्ट्र भाषा, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हिंदी को सम्मिलित किया गया है। क्यों? बाकी जगह हम लोग देखते हैं, अन्य देशों में देखते हैं कि उनकी अपनी भाषा है और वही भाषा सब जगह चलती है। अंग्रेजी है तो अंग्रेजी ही भाषा चलती है,
मराठी क्षेत्र है, मराठी भाषा चलती है, तो सब अपने अपने क्षेत्र की भाषा में ही बोलते हैं, समझते हैं। लेकिन हमारी हिंदी जो है, ये हिंदी भाषा सबों को जोड़ती है, सारे देश को, सारे राज्य को, सारे राष्ट्र को, अंतर्राष्ट्रीय में भी हिंदी भाषा सबों को जोड़ती है। यानी कि वसुधैव कुटुंबकम को ये मानते हुए हिंदी भाषा सबों को मानती है और सबको मिला करके चलती है। इस भाषा को किसी भाषा से विरोध नहीं है। हम लोग अंग्रेजी को का विरोध करते हैं, लेकिन हिंदी को विरोध नहीं है। हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, मराठी है, बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि हिंदी सबको मिला करके चलती है। तो इसलिए हम लोग हिंदी को अगर वसुधैव कुटुंबकम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब आगे हम लोग चलते हैं, विस्तृत रूप में हिंदी भाषा को जानेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ हिंदी के लिए कि हिंदी जो है संस्कृत की कोख से पैदा ली है। हिंदी हमारे हिंदुस्तान की बिंदी है और हिंदी जो है जन जन की भाषा है। ये भारत की आशा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ कर रखा है वो मजबूत धागा हिंदी। मजबूत धागा किस लिए है? सारे देश को जोड़ करके रखा है। हिंदी भाषा से ही हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, वाद विवाद करते हैं और हिंदी इतनी आसान है कि हिंदी भाषा अगर कहीं बोली जाती है तो सभी आसानी से समझ जाते हैं। बाकी भाषाओं को हम लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हिंदी कहीं भी बोली जाए तो वो बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। अब जैसे कि हिंदी में जो है ये एक लिपि के रूप में कहा जाए तो हिंदी में ऐसा कुछ साइलेंट शब्द नहीं है। उर्दू में है साइलेंट शब्द, अंग्रेजी में है साइलेंट शब्द, लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ साइलेंट शब्द नहीं है। जो भी है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, इसलिए आसानी से समझ जाते हैं। अब एक उदाहरण मैं दे रही हूँ हिंदी का। ब्यूटी बट हो जाता है ना। अब पीयूटी चूंकि साइलेंट है और समझने वाले को मुश्किल होती है, लेकिन हिंदी में ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जो भी बात बोलते हैं क्लियर बोलते हैं और साफ साफ में बोलते हैं और साफ साफ भाषा को समझ जाते हैं। आगे विस्तार से मैं बताना चाह रही हूँ, हिंदी एक ऐसी भाषा है, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी धर्मों के लोगों को जोड़े रखने का काम करती है। यह सिर्फ एक भाषा का काम ही नहीं करती, यह सिर्फ भाषा का काम ही नहीं करती, यह एक देश की संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन, पहचान आदि भी है। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसकी मदद से हर भारतीय आसानी से आपस में समझ सकते हैं। संस्कृत हिंदी का जन्मदाता है, अतः हिंदी को संस्कृत की बड़ी बेटी भी कहा जाता है। बड़ी बेटी का दर्जा मिला है, हिंदी को संस्कृत की बड़ी बेटी का दर्जा मिला है। ऐसा माना जाता है संस्कृत भाषा का सरलतम रूप हिंदी भाषा ही है। हिंदी भाषा में संस्कृत के काफ़ी शब्दों का समावेश है। विश्व की प्राचीन और सरल भाषाओं की सूची में हिंदी को अग्रिम स्थान प्राप्त है। हिंदी भाषा हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान और गौरव प्रदान करती है। विश्व की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा में हिंदी का स्थान दूसरा आता है। भारत में यह भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसलिए हिंदी भाषा को
14 सितंबर 1949 के दिन आधिकारिक रूप से राजभाषा का दर्जा मिल गया है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा एक ही है, जो यह साबित करता है कि भारत देश में हिंदी का कितना महत्व है। हिंदी भाषा का जन्म लगभग 1000 वर्ष पहले हुआ था। ऐसा माना जाता है कि हिंदी का जन्म देव भाषा संस्कृत के कोख से ही हुआ है। संस्कृत से कौन कौन सी भाषा निकली है उसको हम लोग जानेंगे। संस्कृत में पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, अवहट है। यह हिंदी भाषा का विकास क्रम है, यानी कि इतनी सारी भाषाएं जो है वो संस्कृत के कोख से निकल करके सबसे बड़ी बहन हिंदी को माना जाता है, और हिंदी की ये सारी बहनें हैं, ये सारी भाषाएं हिंदी की बहनें हैं। हिंदी एक भावात्मक भाषा है जो लोगों के दिल को आसानी से छू लेती है। हिंदी भाषा देश की एकता का सूत्र है। पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार करने का श्रेय एकमात्र हिंदी भाषा को ही जाता है। भाषा की जननी और साहित्य की गरिमा हिंदी भाषा जन आंदोलनों की भाषा रही है। आज भारत में पश्चिमी संस्कृति को अपनाया जा रहा है। पश्चिमी संस्कृति को हम लोग अपना रहे हैं, चूँकि अंग्रेज़ों के गुलाम भी थे, और अंग्रेज़ जब यहाँ से चले भी गए, जब उन बेड़ियाँ से हम लोग मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए, फिर भी हम लोग अंग्रेज़ों को नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों? वहाँ की संस्कृति लोगों को बहुत अच्छी लगती है। अंग्रेजी बोलना नहीं छोड़ेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे ही। वहाँ का वेशभूषा भी अब लोग अपनाने लगे हैं। इतना हावी होते जा रहा है अंग्रेजी हम लोगों पर, जिसके कारण अंग्रेजी भाषा का सभी क्षेत्रों में चलन बढ़ता जा रहा है। वास्तविक जीवन में भले ही हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन कॉरपोरेट जगत में ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। फिर भी दुनिया में हिंदी की लोकप्रियता को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी भविष्य की भाषा है। हिंदी जो है भविष्य की भाषा हिंदी ही है। एक भारतीय होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हमें भी हिंदी के महत्व को बढ़ावा देना चाहिए। हिंदी सिर्फ एक भाषा का काम ही नहीं करती है, लेकिन सभी लोगों को एक दूसरे को आपस में जोड़े रखने का काम भी करती है। हिंदी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बोली जाती है। इसका अध्ययन विदेशों में भी होता है, और विश्व के कोने कोने से लोग भारत सिर्फ हिंदी सीखने आते हैं। ये सारे महत्व हैं हिंदी के। भारत एक ग्रामीण देश है और इसकी अधिकतर जनसंख्या जो है ग्रामीण इलाकों से ताल्लुक़ रखती है। भारत में किसी से भी बात करनी हो या संवाद करना हो तो पहले हिंदी का ज्ञान होना आवश्यक है। यह एक ऐसी भाषा है जिसकी मदद से हम अपनी भावनाओं को बहुत ही सरल तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। हिंदी विश्व भाषा की ओर बढ़ रही है। अब हिंदी जो है केवल हमारे देश में ही, भारत देश में नहीं, यह विश्व की ओर भी बढ़ रही है। हिंदी एक विश्व भाषा है क्योंकि वह एक देश की राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ अन्य देशों में भी पर्याप्त संख्या में लोगों द्वारा लिखी और बोली और समझी भी जाती है। वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी के प्रति सकारात्मक प्रवृत्तियां दिखाई दे रही है। भौगोलिक आधार पर हिंदी विश्व भाषा है क्योंकि इसके बोलने समझने वाले संसार के
सभी महाद्वीपों में फैले हुए हैं। जनतांत्रिक आधार पर भी हिंदी विश्व भाषा है। विश्व के 132 देशों में जा बसे भारतीय मूल के लगभग 2 करोड़ लोग हिंदी माध्यम से ही अपना कार्य निष्पादित करते हैं। एशियाई संस्कृति में अपनी विशिष्ट भूमिका के कारण हिंदी एशिया भाषाओं से अधिक एशिया का प्रतिनिधि भाषा है। हिंदी का किसी देशी विदेशी भाषा से कोई विरोध नहीं है। हिंदी का किसी देशी या विदेशी भाषा से विरोध नहीं है। यह सबको अपने में सम्मिलित साथ लेकर के चलती है। अनेक भाषाओं के शब्द ग्रहित होकर हिंदीमय बन गई है। यही कारण है आज हिंदी का शब्दकोश विश्व का सबसे बड़ा भाषिक शब्दकोश है। हिंदी स्वयं में अपने भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय जगत छिपाए हुई है। आर्य, द्रविड़, आदिवासी, स्पेनी, पुर्तगाली, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी, सारे संसार की भाषाओं के शब्द इसकी अंतर्राष्ट्रीय मैत्री एवं वसुधैव कुटुंबकम वाली प्रकृति को उजागर करती है। गुणवत्ता की दृष्टि से अनुवाद की स्थिति बेहतर होती जा रही है। लघु पत्रिकाओं में मौलिक और अनुवाद के प्रकाशन का स्वागत और स्वीकार्यता बढ़ती ही जा रही है। प्रवासी भारतीय वैश्वीकरण का सबसे प्रत्यक्ष वाहक लगते हैं और ऑडियो, वीडियो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उसके बीच हिंदी एक जीवंत कड़ी बनती जा रही है। इंटरनेट पर हिंदी भी स्वीकार्य और लोकप्रिय हो रही है। हिंदी पत्रकारिता और हिंदी साहित्य भी अब इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में प्रसारित होने लगा है। हिंदी की व्यापकता के कारण दुनिया के 175 देशों में हिंदी के शिक्षण और प्रशिक्षण के अनेक माध्यम केंद्र बन गए हैं। हिंदी का शिक्षण एवं प्रशिक्षण विश्व के लगभग 180 विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक संस्थाओं में हिंदी का विषय चल रहा है। 180 शैक्षणिक विश्वविद्यालयों में हिंदी का विषय पढ़ाया जाता है। सिर्फ अमेरिका में 100 से अधिक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। ये हिंदी का महत्व इस तरह से बढ़ाया जा रहा है। चूँकि वैश्वीकरण, भौगोलिकरण है, इसलिए जो समय चल रहा है उसके अनुसार हिंदी को इस तरह से हिंदी का विकास हो रहा है, हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है। इससे हिंदी का वर्चस्व दिनों दिन बढ़ रहा है। आज हमारे हिंदी विषय को देश विदेश अपना रहे हैं, लेकिन हमारा देश क्या कर रहा है, भारत देश हमारे हिंदी के लिए क्या सोच रहा है, वो आगे मैं बता रही हूँ। आज भारत में ऐसे राज्य हैं जहाँ हिंदी न के बराबर बोली जाती है। आज भी भारत के हर राज्य अपनी राज्य की भाषा को ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी। अधिकतर हम लोग देखते हैं कि गुजरात मराठी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी अपने क्षेत्र की भाषा ही बोलना चाहते हैं। नागालैंड ऐसा जगह है जहाँ की केवल अंग्रेजी ही बोला जाता है। भारत में हिंदी राज्य बहुत कम ही हैं जहाँ हिंदी को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि कुछ गिने चुने राज्य ही हिंदी भाषा का राज्य है, जिसका मतलब हिंदी भाषा खतरे में है। हिंदी की पहचान कम होने के कारण हमारे देश के नेताओं की वो देश की संसद
शपथ ग्रहण करती है, हिंदी ना के बराबर बोलते हैं, या तो अंग्रेजी में या फिर क्षेत्रीय भाषाओं में ही शपथ ग्रहण करते हैं, जो कि हिंदी का एक अपमान है। आज के समय में हिंदी भाषा के ऊपर अंग्रेजी भाषा के शब्दों का ज़्यादा असर पड़ रहा है। आज के समय में अंग्रेजी भाषा ने अपनी जड़ें ज़्यादा घेर ली है, जिससे हिंदी भाषा के भविष्य में खो जाने की चिंताएं बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे आ गए हैं कि हिंदी भाषा को हिंदी दिवस के मौके पर, हिंदी भाषा को हिंदी दिवस के मौके पर सोशल मीडिया पर आज भी हिंदी में बोलो, हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, बीच में अंग्रेजी घुसा देते हैं। उस समय मीडिया वाले समझाते हैं, कहते हैं कम से कम हिंदी दिवस है, आज के दिन तो हिंदी बोलो, अंग्रेजी मत बोलो, अंग्रेजी भाषा मत घुसाओ। तो मीडिया पर आज भी हिंदी में बोलो करके शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। कुछ पत्रकारों ने मीडिया से कहा कि कम से कम हिंदी दिवस के मौके पर तो हिंदी में बातचीत करें, हिंदी राष्ट्रभाषा को सम्मान मिल सके। इसलिए दोस्तों, हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, हिंदी जो है हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। हम हिंदी भाषी हैं, हमें देश की राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, उनके खान पान, रहन सहन और वेशभूषा अलग अलग हैं, पर एक हिंदी है जो सभी धर्मों को जोड़ती है। किससे? अपनी भाषा से। हिंदी भाषा हमारे देश की धरोहर है, इसको बचाना बहुत ही आवश्यक है। जिस तरह हम अपने तिरंगे का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार अपने देश की राष्ट्रभाषा का भी हमें सम्मान करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं और बहुत शांतिपूर्वक मनोयोग से सुन रहे हैं। इसलिए अंत में हम लोग यही कहेंगे, सब साथ मिलकर के यही कहेंगे, हिंदी है हम, बोलिए, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। मीना मैडम का, जो हमारे बीच आकर आप लोगों के लिए खास करके बहुत ज़रूरी था, जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दूसरे दिन के व्याख्यान में मैडम ने आकर के आपके बीच आज के इस हिंदी दिवस में अपने व्याख्यान से आपको लाभान्वित किए। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष के तौर पर आप सबों की ओर से हम मैडम का धन्यवाद देते हैं। मैडम को धन्यवाद। फिर यह कड़ी चलेगी, 2 बजे भोजनावकाश का वक्त होगा। अभी हमारे बीच आएंगे राजेश बाबू, परीक्षा नियंत्रण महोदय, उनका व्याख्यान होगा, फिर भोजनावकाश होगा, फिर इसके बाद प्रिंसिपल साहब का व्याख्यान होगा। तो 5 मिनट का हम ब्रेक देते हैं। जिनको कहीं बाथरूम वगैरह जाना है तो जा सकते हैं, 5 मिनट से, नहीं तो शांति से बैठे रहिएगा। तब तक हम मैडम को विदा करते हैं। मैडम से गाड़ी करते हुए